नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। सबसे पहले देखते हैं आज की क्या हैं खास खबरें। सरकार से नाराज किसान सड़कों पर उतरे, देश भर में दिखा खासा असर। कोरोना महामारी के बीच होगा बिहार चुनाव, 10 नवंबर को आएंगे नतीजे। सीएजी ने बताया सरकार ने नियम तोड़ा, जीएसटी फंड का किया गलत इस्तेमाल। 200 से अधिक बुद्धिजीवियों ने की उमर खालिद की रिहाई की मांग। 32 सांसदों ने राष्ट्रपति से कहा सांस्कृतिक अध्ययन समिति भंग की जाए। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। मगर उसके पहले आपसे गुजारिश ये है कि अगर आप विकृत खबरों से बचना चाहते हैं, खबरों को आप सही रूपों में देखना चाहते हैं, झूठी खबरों को मीडिया से बाहर करना चाहते हैं, तो स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दीजिए, उसकी ताकत बनिए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी सदस्यता चुन लीजिए। हमें यकीन है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। तो आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं बड़ी खबरों के विश्लेषण का और सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। कृषि विधेयकों के खिलाफ देश भर के किसानों ने आज भारत बंद किया। बंद का सबसे ज़्यादा असर पंजाब और हरियाणा में देखने को मिला है। पंजाब में अमृतसर, फरीदकोट समेत कई शहरों में किसान रेलवे ट्रैक पर डेरा जमाए बैठे दिखे। किसानों के आंदोलन को देखते हुए रेलवे ने पंजाब जाने वाली 13 जोड़ी ट्रेनों को पंजाब पहुंचने से पहले ही टर्मिनेट कर दिया। इसके अलावा 14 ट्रेन को कैंसिल भी कर दिया। पंजाब में जहां किसानों ने भारतीय किसान यूनियन और रिवोल्यूशनरी मार्क्सिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बैनर तले जालंधर में फिल्लौर के पास अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे को जाम कर दिया, तो दिल्ली से सटे नोएडा में भी किसानों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। किसानों ने दिल्ली नोएडा ग्रेटर नोएडा हाईवे जाम कर दिया। इससे आवाजाही प्रभावित हुई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत, बड़ौद, खेकड़ा, रमाला, टटरी समेत विभिन्न जगहों पर भी भाकियू कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर दिया। वहां भी भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती दिखी। वहीं पश्चिम बंगाल से लेकर कर्नाटक तक में किसानों ने चक्का जाम किया। इस दौरान बीजेपी से दूरी बना रहे अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने मुक्तसर में बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर बयानबाजी की। उन्होंने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान को परमाणु बम से हिला दिया था और अब अकाली दल के एक बम ने मोदी को हिला दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास पिछले 2 महीनों से किसानों पर कोई शब्द नहीं था, लेकिन अब 5 मंत्री हैं। बता दें, अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर ने मोदी सरकार से इस्तीफा दे दिया है। अकाली पंजाब में किसानों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि अभी भी किसान अकालियों की इस भूमिका से खुश नहीं हैं। तो धीरे धीरे किसान संगठित हो रहे हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चेबंदी कर रहे हैं। आज का ये प्रदर्शन इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण रहा। उसका प्रभाव भी पूरे भारत में देखा गया। कई राज्य, पहले ये सोचा जा रहा था कि ये मामला केवल हरियाणा और पंजाब का है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी इसमें शामिल हुआ। कर्नाटक, बंगाल में भी इसका असर देखा गया। तमिलनाडु में भी इसका असर देखा गया। महाराष्ट्र में कुछ इलाकों में इसका असर देखा गया। मध्य प्रदेश और राजस्थान से भी किसानों के प्रदर्शन की खबरें आई हैं। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि पूरे देश में जो पिछले 5-6 सालों से लगातार माहौल बन रहा है किसानों में असंतोष की वजह से सरकार के खिलाफ, वो अब एक सरकार विरोधी एक मोर्चे की शक्ल में सामने आ रहा है। और इन 3 बिलों की जिस तरह से सरकार ने पास कराया है संसद से, उससे ज़्यादा उससे आक्रोश बढ़ गया है। तो इन तमाम संगठनों को, किसान संगठनों को विपक्षी दलों का साथ भी मिल रहा है। विपक्षी दलों से जुड़े जो किसान संगठन हैं वो भी इसमें शामिल हैं। तो ये एक कहा जा सकता है कि किसानों की राजनीति में भी एक बड़ी करवट का
मोड़ है, दौर है और इसका असर निश्चित रूप से आने वाली राजनीति पर भी पड़ेगा। बीजेपी को भी और केंद्र सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि इस किसान आंदोलन को, किसानों में बढ़ते गुस्से को वो किस तरह हैंडल करे। क्या वो अपनी ज़िद पर अड़ी रहेगी, इन विधेयकों को जस का तस लागू करेगी, या किसानों के साथ बातचीत करके कोई रास्ता निकालेगी, उनकी आशंकाओं को दूर करेगी, उनकी मांगों को स्वीकार करेगी। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकास माना जाना चाहिए भारतीय राजनीति में। किसानों में ये जो रोष है और जिस तरह से वो प्रदर्शित कर रहे हैं, और फिर अब मजदूरों में भी ये रोष पैदा हो रहा है, लगातार वो भी प्रकट हो रहा है। लेकिन जिस तरह से मजदूर विरोधी कानूनों को संसद से पास कराया है बिना विपक्ष की अनुपस्थिति में केंद्र सरकार ने, वो भी अब एक बड़ा मुद्दा बनेगा। और किसान और मजदूर अगर एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो भारतीय राजनीति का चेहरा बदल जाएगा। जो अभी मोदी मोदी हो रहा था, अब वो किसी और नारे से गूंजने लगेगा। तो देखते जाइए आगे ये क्या शक्ल अख्तियार करता है। अगली खबर बड़ी लेते हैं। चुनाव आयोग ने आज बिहार के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव 3 चरणों में होंगे। पहले चरण में 16 जिलों की 71 सीटों पर, दूसरे चरण में 17 जिलों की 94 सीटों पर और तीसरे चरण में 15 जिलों की 78 सीटों पर चुनाव होगा। यानी 3 चक्रों में, 3 दौर में चुनाव होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को, दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर को और तीसरे चरण का मतदान 7 नवंबर को होगा। नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। राज्य में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सदारत वाले महागठबंधन के बीच जोरदार मुकाबला होने की उम्मीद है। इस बार का चुनाव पिछले चुनाव से इस मायने में अलग होगा कि गठबंधन में पार्टियां इधर से उधर हुई हैं और नए समीकरण बने हैं। अगर पिछले चुनाव यानी 2015 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन का समीकरण इस तरह से था कि उसमें नीतीश कुमार का जेडीयू और तेजस्वी यादव का आरजेडी शामिल थे, तो अब वो दोनों अलग अलग गठबंधनों का हिस्सा बन चुके हैं। उस चुनाव में, पिछले चुनाव में महागठबंधन को 178 सीटें मिली थी तो एनडीए को सिर्फ 58 सीटें मिली थी। तो जेडीयू और आरजेडी का जो कॉम्बिनेशन था वो बहुत कारगर और सफल था। ये बात और है कि नीतीश कुमार ने अवसरवाद की अपनी चिर परिचित शैली दिखाते हुए फिर से पाला बदल लिया और वो बीजेपी के साथ जाकर मिल गए। अब उस चुनाव की ख़ास बात ये थी कि 53 सीट जीतने वाली बीजेपी को 24.4% वोट मिले थे, जबकि महागठबंधन में 80 सीटें जीतने वाले आरजेडी को 18.4% और 71 सीटें जीतने वाली जेडीयू को 18.8% वोट मिले थे। लेकिन ये हुआ इसलिए था कि बीजेपी ने ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा था। 157 सीटों पर उसने अकेले चुनाव लड़ा था, इसलिए उसके मतों का प्रतिशत ज़्यादा है। जबकि जेडीयू और आरजेडी ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इस लिहाज से अगर जीत की स्ट्राइक रेट को देखेंगे तो आरजेडी व जेडीयू की स्ट्राइक रेट कहीं ज़्यादा था। चूँकि बीजेपी काफ़ी ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी थी, इसलिए कुल वोटों की संख्या उसकी ज़्यादा हो गई थी। तो अब चुनाव मैदान सज चुका है। अब चुनाव की घोषणा कर दी गई। हालांकि ये घोषणा बहुत विवादों से भरी है। केंद्रीय चुनाव आयोग यानी केचुआ, उसने इस बात का कतई ध्यान नहीं रखा है कि ये महामारी का समय है। बिहार में बड़े पैमाने पर कोरोना महामारी फैली हुई है, बाढ़ की आपदा से भी लोग जूझ रहे हैं और चारों तरफ से ये मांग की जा रही थी कि इस समय चुनाव नहीं कराए जाने चाहिए थे। लेकिन चूँकि एनडीए को लग रहा है कि ये उसके लिए समय मुफीद है, इस समय विपक्ष थोड़ा बटा हुआ है, बिखरा हुआ है, इसलिए उसका फ़ायदा उठा लिया जाए। और चूंकि हमारा चुनाव आयोग अभी केंद्र सरकार के निर्देशों के हिसाब से चलता है, केंद्र सरकार उठने को कहती है तो सुनील अरोड़ा उठ खड़े होते हैं और बैठने को कहती है तो वो बैठ जाते हैं। तो जाहिर है कि चुनाव केंद्र सरकार की सुविधा के अनुसार, एनडीए की सुविधा के अनुसार आयोजित किए गए हैं। अब इस चुनाव के नतीजे क्या होंगे ये बहुत कुछ निर्भर करता है चुनाव आयोग की भूमिका पर, धन बल के प्रयोग पर, बाहुबल के प्रयोग पर, सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग पर, और जो विपक्षी दल हैं वो किस तरह से संगठित होकर अब चुनाव लड़ते हैं। विपक्षी दल अभी संगठित नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि बिहार में नीतीश सरकार के खिलाफ बहुत असंतोष है।
नीतीश कुमार के खिलाफ असंतोष है क्योंकि 15 साल में उनकी सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। बिहार और नीचे चला गया है, लालू राज से भी नीचे चला गया है, जबकि लोगों को तरक्की का वादा करके नीतीश कुमार सत्ता में आए थे और इसीलिए आज उन्हें लालू यादव का भूत सता रहा है। वो बार बार लालू यादव के युग को याद करके वोट मांग रहे हैं, अपनी उपलब्धियों पर वोट नहीं मांग रहे हैं। हो सकता है इस चुनाव में आपको सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिशें भी भरपूर दिखें, क्योंकि बीजेपी अब चाहती है कि बिहार में उसका अपर हैंड हो, जेडीयू को नीचे गिराए। तो नीतीश कुमार को भी हटाने की कोशिश में रहेगी वो अपना मुख्यमंत्री बनाने की। तो बहुत सारे पेंच हैं, बहुत सारे समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। जाति समीकरणों में भी परिवर्तन आने की संभावना है। तो आने वाले समय में हम इनकी बारी बारी से उनका विवेचना भी करेंगे, उन पर चर्चा भी करेंगे। लेकिन फिलहाल इतना है कि अब चुनाव अभियान जोर पकड़ेगा और जिसके पास डिजिटल युद्ध लड़ने के लिए साजो सामान ज़्यादा होंगे, पैसे ज़्यादा होंगे, वो इस तरह के चुनाव प्रचार में बाजी मार सकता है। और अब अगली खबर लेते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको CAG कहते हैं, कैग कहते हैं, उसने अपनी रिपोर्ट में मोदी सरकार पर राज्यों को धोखा देने और उन्हें GST मुआवजा कम देने का आरोप लगाया। आरोप नहीं लगाया, ये उसका निष्कर्ष है। CAG जांच करती है और निष्कर्ष निकालती है, इसलिए आरोप नहीं, ये सीधे सीधे निष्कर्ष है। इसने केंद्र सरकार ने धोखा दिया है। CAG ने संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में कहा कि केंद्र सरकार ने GST के नियमों का उल्लंघन किया और GST फंड का इस्तेमाल राज्यों को मुआवजा देने के बदले कहीं और किया। CAG का कहना है कि वित्त वर्ष 2017-18 और 18-19 में केंद्र सरकार ने GST क्षतिपूर्ति यानी कंपनसेशन का 47,272 करोड़ रुपए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ही रखा है और इस फंड को दूसरे काम के लिए इस्तेमाल किया है, जबकि इस फंड का इस्तेमाल राज्यों को पैसे देने के लिए किया जाना चाहिए। इससे उस समय देश की राजस्व प्राप्ति बढ़ी और राजकोषीय घाटा कम हुआ, तो सरकार ने अपने बजट घाटे को कम दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल कर लिया, जबकि इस पैसे का इस्तेमाल देश में GST लागू होने के बाद राज्यों को क्षतिपूर्ति के रूप में देने के लिए किया जाना था। CAG ने बताया कि सेस कलेक्शन और GST कंपनसेशन सेस फंड में भी इसके ट्रांसफ़र से जुड़े ऑडिट परीक्षण की जानकारी से पता चलता है कि GST कंपनसेशन सेस फंड में कम रकम थी, क्योंकि साल 2017-18 और 18-19 के दौरान कुल 47,272 करोड़ रुपए ही उसमें थे। कैग ने केंद्र सरकार के खातों पर अपनी रिपोर्ट में कहा, कम रकम जमा किया जाना शॉर्ट क्रेडिटिंग GST कंपनसेशन सेस एक्ट 2017 का उल्लंघन है। यानी यहाँ भी केंद्र सरकार ने इस एक्ट का उल्लंघन किया है, GST एक्ट का। GST कंपनसेशन सेस एक्ट के प्रावधानों के मुताबिक पूरे साल के दौरान जुटाया गया सेस नॉन लैप्सेबल फंड यानी GST कंपनसेशन सेस फंड में जमा कराना ज़रूरी होता है। ये जनता के खाते का एक हिस्सा होता है और ये राजस्व के नुकसान के लिए राज्यों की क्षतिपूर्ति करने के लिए विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि GST कंपनसेशन फंड में पूरी GST सेस की रकम ट्रांसफ़र करने के बजाय सरकार ने इसे CFI में बनाए रखा और अन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया। तो जो पैसा राज्यों को दिया जाना चाहिए था, जिस पैसे पर राज्य सरकार का हक है, राज्य सरकारों का, उसे न देकर केंद्र सरकार ने अपने बजट को साफ सुथरा दिखाने के लिए, बजट घाटे को कम दिखाने के लिए उस रकम को वहां ट्रांसफ़र कर लिया। और हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये तो एक्ट ऑफ गॉड है, जिसकी वजह से हम परेशान हैं और GST कलेक्शन कम है, इसलिए हम राज्यों को उनका हक नहीं देंगे, नहीं दे सकते, नहीं देंगे, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने भी उनको यही कहा है और ये इस GST एक्ट में ऐसा कुछ है ही नहीं। तो सरकार ने न केवल धोखेधड़ी की बल्कि झूठ भी बोला, झूठ पर झूठ बोला। निर्मला सीतारमण भी झूठ बोल रही, पूरी सरकार ने इस मामले में झूठ बोलकर राज्य सरकारों के साथ धोखा किया। राज्य सरकारों को इस समय पैसे की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना संकट की वजह से उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है, बिखर गई है। उनके पास अपने राजकाज को चलाने के लिए पैसे नहीं हैं, अपने एम्प्लॉय कर्मचारियों को सैलरी देने के पैसे नहीं हैं। लेकिन केंद्र सरकार उनके फंड की
में धोखाधड़ी करके, उसका इस्तेमाल गलत जगहों पर करके और राज्यों को बेवकूफ़ बना रही है, उनका हक नहीं दे रही है। राज्य सरकारों को इसको चैलेंज करना चाहिए, हो सके तो कोर्ट में चैलेंज करने चाहिए। हालांकि इसके लिए एक अलग से मैकेनिज़्म बना है, उसमें भी वो जा सकते हैं, कोर्ट में भी उसको चैलेंज करना चाहिए कि ये जो राज्य सरकार मनमानी कर रही है जीएसटी के मामले में, वो उन्हें कबूल नहीं है। अगली खबर का रुख करेंगे। 200 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बुद्धिजीवियों, शिक्षाविदों और कलाकारों ने गुरुवार को एक पत्र लिखकर जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद की रिहाई की मांग की है। उमर खालिद को फरवरी में दिल्ली में हुए दंगों में उनकी कथित भूमिका के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले लोगों ने कहा है कि उमर खालिद को पहले से सोची समझी साजिश के तहत शिकार बनाया गया है। पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में भाषाविद, दार्शनिक और इतिहासकार नोम चॉम्स्की, लेखक सलमान रुश्दी, अमिताभ घोष, अरुंधति रॉय, रामचंद्र गुहा और राजमोहन गांधी शामिल हैं। फिल्म निर्माता मीरा नायर और आनंद पटवर्धन, इतिहासकार रोमिला थापर और इरफान हबीब और सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय और मेधा पाटकर ने भी इस पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इन लोगों ने एक बयान जारी करके कहा है कि हम भारत सरकार से उमर खालिद और उन सभी लोगों को रिहा करने की मांग करते हैं जिन्हें CAA NRC के विरोध करने के कारण गलत और अनुचित तरीके से फंसाया गया है। बयान में कहा गया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि दिल्ली पुलिस संविधान के अनुरूप अपने द्वारा ली गई शपथ का पालन करते हुए दिल्ली दंगों की निष्पक्ष जांच करे। बयान जारी करने वाले लोगों ने कहा कि हम फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों के मामले में मनगढ़ंत आरोपों में गिरफ्तार किए गए कार्यकर्ता उमर खालिद के साथ खड़े हैं। तो केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाली दिल्ली पुलिस पर लगातार प्रश्न उठ रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं। जिस तरह से वो दिल्ली दंगों की जांच कर रही है, उसमें जिस तरह से निरपराध लोगों को फंसाने की कोशिश कर रही है, एक के बाद एक उसकी चार्जशीट में, उसकी जो जांच चल रही है उसमें बहुत सारे लूप होल्स निकले हैं, बहुत सारे छेद निकले हैं, बहुत सारे गलत बयानी निकली हैं, गलत तथ्य निकले हैं। और ये बार बार साबित हो रहा है कि ये जानबूझकर एक पटकथा के तहत इन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, जिन्होंने CAA के खिलाफ प्रदर्शनों में हिस्सा लिया था, जिन्होंने CAA के खिलाफ प्रदर्शनों को आकार दिया था, उन सब को निशाना बना रही है सरकार चुन चुन कर। और जाहिर है कि ये मनगढ़ंत आरोपों के आधार पर हो रहा है और ये पूरी दुनिया देख रही है। और ये पहली बार नहीं है जब दुनिया भर के बुद्धिजीवियों ने, कलाकारों ने, इतिहासकारों ने, तमाम नामचीन लोगों ने इस तरह से पत्र लिखकर खुलकर मांग की है। तो ये लगातार एक तरह से भारत सरकार की मंशा को, भारत सरकार के षड्यंत्र को एक्सपोज किया जा रहा है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के अंदर भी बहुत सारे अधिकारी जो कि पुलिस अधिकारी रह चुके हैं, उन्होंने इस पर प्रश्न उठाए हैं। तो साफ है कि ये भारत की जो छवि है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रभावित हो रही है। ये बहुत दुखद है क्योंकि इससे डेमोक्रेसी पर, लोकतंत्र पर और कानून के राज पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, जो कि भारत की छवि पूरी दुनिया में खराब कर रहे हैं। और अब अंत में खबर लेते हैं। अंतिम खबर है, लोकसभा में विपक्ष के सदस्यों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा स्थापित सांस्कृतिक अध्ययन समिति को भंग करने की मांग की है। विपक्षी सांसदों ने समिति में बहुलतावाद की कमी का आरोप लगाते हुए कहा कि इस कमेटी में उचित प्रतिनिधित्व नहीं किया गया है। बता दें कि संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने संसद में कहा था कि सांस्कृतिक समिति का गठन 12,000 वर्षों से भारतीय संस्कृति की उत्पत्ति और विकास पर अध्ययन करने के लिए किया गया है, जिसके बाद लोकसभा के 32 सांसदों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि बहुलतावाद से मतलब यह है कि हमारा जो सामाजिक ढांचा है उसमें अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग जाति, भाषा, धर्म, उन सब का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये बहुलतावाद है, विविधता है, उसमें समावेश होना चाहिए। तो लेकिन ये बहुलतावाद उन 16 सदस्यों के चयन में नहीं दिखता है जिन्हें अध्ययन का संचालन करने के लिए समिति का हिस्सा बनाया गया। इसके साथ ही इस पत्र में कहा गया है कि इस कमेटी में कोई भी दक्षिण भारतीय, उत्तर पूर्व भारतीय,
अल्पसंख्यक, दलित या महिलाएं नहीं हैं। आप सोच सकते हैं कि ये अपर कास्ट, उत्तर भारत के अपर कास्ट लोगों की एक समिति बना दी गई है। उक्त समिति के लगभग सभी सदस्य कुछ विशिष्ट सामाजिक समूहों से संबंधित हैं जो भारतीय समाज की जाति पदानुक्रम में सबसे ऊपर है, यानी जो स्ट्रक्चर है, सोशल स्ट्रक्चर है, जाति व्यवस्था है, उसमें जो ऊपर की जातियां हैं उनमें से चुने गए हैं ये लोग। सांसदों ने पत्र में यह भी बताया कि तमिल सहित कई दक्षिण भारतीय भाषाओं के शोधकर्ता समूह में नहीं थे, बावजूद इसके कि तमिल एक प्राचीन भाषा है और केंद्र सरकार द्वारा एक शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। सांसदों ने समिति के गठन के इरादे पर भी संदेह किया है। उन्होंने ये भी महसूस किया कि समिति की संरचना में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है जो इतिहास के विरूपण और अध्ययन के बहुत से उद्देश्यों को पूरा कर सके। तो स्पष्ट है कि ये जो समिति बनाई गई है इसका एक एजेंडा है, एक भगवा एजेंडा है, एक हिंदुत्ववादी एजेंडा है। इसलिए इसमें उसी तरह के लोग रखे गए हैं कि एक उत्तर भारतीय सवर्णवादी एजेंडे के तहत ये संस्कृति की खोज की जाएगी, उसको अध्ययन किया जाएगा और उसी तरह से फिर वो ज्ञान बांटा जाएगा। तो जाहिर है कि ये पूर्व निर्धारित मार्ग पर ये चलेगी और इसमें भारतीय संस्कृति सही ढंग से परिलक्षित नहीं होगी जब तक कि विभिन्न भाषाओं, विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न सामाजिक समूह को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। तब तक भारतीय संस्कृति का जो वास्तविक स्वरूप है वो सामने नहीं आएगा। ये चिंता है 32 सांसदों की और वाजिब चिंता है। और राष्ट्रपति कोविंद अगर रबर स्टैंप नहीं है इस सरकार की तो इन्हें इस समिति को भंग करना चाहिए और एक बड़े आधार वाली समिति बनाना चाहिए इसके अध्ययन के लिए। ये पूर्वाग्रह से ग्रसित और दुराग्रहपूर्ण काम है केंद्र सरकार का, जिस पे कोविंद सर को मुहर नहीं लगाना चाहिए। लेकिन अगर वो खुद मुहर हैं तो वो बेचारे क्या कर सकते हैं, उन्हें खुदा माफ़ करेगा। और अब अंत में कोरोना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां आपको दे देते हैं कि भारत में एक दिन में 86,000 से अधिक मामले आए हैं। लगातार 6 दिन बाद आज संक्रमण के मामले में रिकवरी अधिक दिखाई गई है, हुई है कि नहीं ये पता नहीं। भारत में संक्रमितों का आंकड़ा 58,23,000 के पार चला गया है। दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 3,22,00,000 के पार चला गया। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपने इन्हें पसंद किया होगा और आप अपने कमेंट से इसको जाहिर करेंगे, इसे लाइक करेंगे, इसे शेयर करेंगे। और जिन भी साथियों ने अभी तक satyhindi.com को और उसके यूट्यूब चैनल को, फेसबुक पेज को सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है, उनसे भी निवेदन है कि वो ये तुरंत करें। अब मैं इजाज़त चाहूँगा आपकी, कल फिर हाजिर होऊंगा कल की बड़ी खबरों के साथ उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।